हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर सेकंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये पेपर फॉरवर्डेड हैं। और ये जो प्रैक्टिस पेपर हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है। और ये अब की बार सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे आपके 1 मार्क क्वेश्चन आने हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और प्रैक्टिस पेपर 1 के जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर करिए। और एमसीक्यूज़ की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परख नली में पोटाशियम आयोडाइड का विलयन भरा है, उसमें लेड नाइट्रेट विलयन मिलाया गया, अवक्षेपित यौगिक का नाम और रंग लिखिए। तो देखिए पोटाशियम आयोडाइड का विलयन भरा है, Ki का विलयन भरा है और उसके अंदर लेड नाइट्रेट मिलाया गया। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 2। ठीक है, आपको लिखना है अवक्षेपित यौगिक का नाम और उसका रंग। तो अवक्षेपित यौगिक क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लेड आयोडाइड PbI2 और KNO3 जो है पोटाशियम नाइट्रेट, ये जो है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगी ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। और ये जो बनता है ये अवक्षेप है। ठीक है, जिसका रंग कैसा होता है, ये पीले रंग का होता है, बहुत सुंदर पीले जो है प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनते हैं। तो देखिए इसमें अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या है, उसका नाम है लेड आयोडाइड और रंग क्या है, रंग हो जाएगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीकर में जल में बिना बुझे चूने की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। अब बीकर में जल है, ठीक है, जल है और उसके अंदर डाल दिया बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको इस तरह से समझना है चीज़ों को। उसके बाद रिएक्शन लिख देनी है, क्या बन जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना जो है वो बुझ जाएगा। बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं, हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। और ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आपसे पूछा है घटित अभिक्रिया का नाम बताइए और उसे परिभाषित कीजिए। तो ये क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया है। जब दो या दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, एक मकान बनाते समय एक व्यक्ति ने रसोई में जहाँ सिरका, नींबू का रस, इमली का खाना बनाने के लिए अधिकांशतः प्रयोग होता है, ठीक है, में फर्श और स्लैब के ऊपरी हिस्से के लिए मार्बल का चुनाव किया। तो क्या आप इस चुनाव से सहमत हैं और क्यों। तो देखिए मकान बनाते समय जो मार्बल होता है, मार्बल क्या होता है, मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो करता है अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो इसलिए उसका चुनाव सही नहीं है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है मार्बल, वो नींबू का रस है, इमली है, सिरका है, इनमें क्या होता है, इनमें होता है अम्ल, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो जो है खराब हो जाएगा, इसलिए उसका चुनाव सहमत नहीं, जो है चुनाव से हम सहमत नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो बहुत आसान होता है इस तरह के क्वेश्चंस करना। C2H6 है ना, आप इसको ऐसे फैला के लिख लो, ठीक है ना, ये देखिए ये इस तरह से लिख दोगे आप, C2H6 है। वैसे डायरेक्ट भी गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए मैं आपको इसको यहाँ पे समझा के बताऊंगी। तो इसमें क्या है, आप इसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे आपने ऐसे लिख लिया C2H6 को ऐसे लिखोगे, तो अब इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए, आबंध हो गए इसके अंदर 7। ठीक है, तो आप हमेशा क्या कीजिए, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, तो उसमें से एक जो है वो आप क्या कर देंगे, एक उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलना वो किस किस बात पे निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है प्रकाश जो है, जो कण है वायुमंडल में उनका आकार क्या है। ठीक है, वायुमंडल में जो कण है उनका आकार पे निर्भर करता है और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। ठीक है, यानी कणों का साइज उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसका जो आंसर है बेटा कंप्लीट, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आंसर जो की है इसकी। ठीक है, कणों का साइज, और दूसरा किस पर निर्भर करेगा, दूसरा निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। आपको पता है ना कि जो लाल रंग है वो कम फैलता है और नीला रंग ज़्यादा फैल जाता है, तो वो किसके कारण, वो तरंग दैर्घ्य के कारण। नेक्स्ट देखिए
किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो आपको दर्पण और लेंस बताने हैं किस प्रकार के होंगे। बहुत आसान है, माइनस की बात हम कर रहे हैं, यानी केवल माइनस जो है फोकस दूरी माइनस किस में होती है, हमेशा अवतल दर्पण में होती है। ठीक है, तो दर्पण और लेंस किस पे, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो उस किस प्रकार के होंगे, जिसमें फोकस दूरी माइनस में है वो होगा हमेशा अवतल दर्पण। और बेटा अगर प्लस हो तो हमेशा होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6, एक ऐसी परिघटना का उदाहरण दीजिए जहां टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो एक ऐसी परिघटना, अगर कमरा जो है अंधेरे कमरे में धूल के कण है, ठीक है, या धुआं भरा कमरा है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कहीं से थोड़ा सा प्रकाश आ रहा होगा तो वो आपको जो रास्ता है वो दिखाई देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। 9th में आपने पढ़ा था कोलाइडल कणों के कारण टिंडल प्रभाव हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, वातावरण की अनुपस्थिति में आकाश में देखने पर उसका रंग कैसा प्रतीत होगा। तो वातावरण की अनुपस्थिति है यानी कण नहीं है, प्रकाश को फैलाने के कण नहीं होंगे तो प्रकाश फैलेगा नहीं और हमें जो है वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आकाश कैसा दिखाई देगा, आकाश का रंग हमें काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल जो है वो कब अधिकतम होता है। तो आरोपित बल वो कब अधिकतम होगा, विद्युत धारा की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत धारा की दिशा है वो एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत होंगे। ठीक है, तब जो है क्या होगा, बल वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 8, आकृति में आकृति में अंकित P और Q ध्रुवों को उत्तर और दक्षिण ध्रुव के रूप में पहचानिए। तो देखिए P और Q दिए गए हैं, उसको उत्तर और दक्षिण ध्रुव के रूप में पहचाना है। बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। उत्तर ध्रुव हमेशा वो होगा जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती प्रतीत होंगी और दक्षिण ध्रुव वो होगा जहां उसके अंदर आती हुई प्रतीत होंगी। तो पहचान लीजिए, P जो है कौन सा है, P उत्तर ध्रुव है और Q जो है वो दक्षिणी ध्रुव है। नेक्स्ट करेंगे, 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा क्या है, 1 किलोवाट घंटा ये व्यावसायिक मात्रक है। ठीक है, ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है और 1 किलोवाट आवर में घंटे प्रति घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ये किस में होते हैं, 1 किलोवाट प्रति घंटा में इतने जूल होते हैं, तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको प्रतिरोध भी आ सकता है और प्रतिरोधकता, तो दोनों में अंतर होगा। ठीक है, हम यहाँ पर प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, तो ये किस किस के ऊपर निर्भर करती है, ये चालक के पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है और साथ में ही ये तापमान पर निर्भर करती है। तो चालक के पदार्थ और तापमान, इन दो चीजों पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। नेक्स्ट हम करेंगे, उस विधि का नाम लिखिए जिसके द्वारा स्पाइरोगायरा अनुकूल परिस्थितियों में जनन करते हैं। क्या यह विधि लैंगिक है या अलैंगिक है। देखिए स्पाइरोगायरा जो है कौन सी विधि द्वारा जनन करते हैं, वो जनन करते हैं खंडन विधि द्वारा। कौन सी विधि है, खंडन विधि है। ठीक है, और यह विधि लैंगिक है या अलैंगिक है, तो यह विधि हमारी क्या होती है, अलैंगिक विधि होती है, खंडन विधि। ठीक, नेक्स्ट करेंगे प्रश्न जो है 11, क्या होगा यदि पौधे का जाइलम हटा दिया जाए। सभी बच्चे जानते हैं जाइलम का क्या होता है, पानी और खनिज लवण को ले जाना होता है। तो अगर जाइलम हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, पानी और खनिज लवण वो जो है उसका प्रवाह बंद हो जाएगा और पौधा मर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्वास नली की दीवारें कम वायु होने पर भी सिकुड़ती क्यों नहीं है। तो बेटा आपने जो है देखा है, जब आपने श्वसन तंत्र का चित्र किया था तो आपने देखा था उसके ऊपर इस तरह से छल्ले होते हैं, सी के आकार के छल्ले होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम उपास्थि वलय कहते हैं। ठीक है, तो जो ये इसके ऊपर उपास्थि वलय होते हैं, इनके कारण जो श्वास नली की दीवारें हैं वो कम वायु होने पर भी सिकुड़ती नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न 12, शेर, हिरण और घास की आहार श्रृंखला में कौन अधिकतम ऊर्जा स्थानांतरित करेगा और कौन न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा बेटे, सबसे पहले आएगी घास। घास को कौन खाएगा, घास को खाएगा हिरण और हिरण को खाएगा शेर। तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन स्थानांतरित करेगा, घास जो है वो सबसे अधिकतम ऊर्जा स्थानांतरित करेगी।
और न्यूनतम ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा? शेर जो है उसको क्या होगा, सबसे कम जो है ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, यदि सांप, मोर, चूहे और पौधे वाली आहार श्रृंखला में कोई हानिकारक रसायन प्रविष्ट हो जाए तो किस जीव में इसका अधिकतम संग्रह होगा? तो पहले आप आहार श्रृंखला भी बना सकते हैं। इसकी आहार श्रृंखला इसकी कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या है, पौधे हैं। पौधे को कौन खाएगा? पौधे को चूहे। चूहे को कौन खा रहा है? चूहे को यहाँ पे सांप, ठीक है। और सांप को कौन खाएगा? सांप को खाएगा मोर। तो सबसे टॉप में, जो सबसे टॉप का स्तर है उसमें कौन है? सबसे टॉप में है मोर। तो यहाँ पर हानिकारक रसायन उनका संग्रह सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा होगा मोर के अंदर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13, दाएं आलिंद में आने वाले रक्त में कम ऑक्सीजन क्यों होता है? तो दाएं आलिंद में आने वाले रक्त जो है वो जितना भी शरीर में अंग हैं, उत्तक हैं, उन सबसे होकर आता है। और वो जो अंग और उत्तक हैं वो क्या कर लेते हैं? सारी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए दाएं आलिंद में आने वाले रक्त में ऑक्सीजन कम होती है। नेक्स्ट करेंगे 14, 15, 16 जो आपके लिए प्रश्न है उसका क्या है कि एक अभिकथन दिया गया है और एक जो है उसका क्या है, अभिकारण भी उसका साथ दिया गया है। और इनका चयन आपको करना है ABCD नीचे दिए गए अनुसार, ठीक है। A और R दोनों सत्य हैं और R अभिकथन की सही व्याख्या है तो A उत्तर हो जाएगा। A और R दोनों सत्य है लेकिन अभिकथन की R जो है सही व्याख्या नहीं है तो B उत्तर हो जाएगा। A सत्य है किंतु R असत्य है तो C उत्तर हो जाएगा। और D क्या है? A असत्य है किंतु R सत्य है तो D जो है उसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 14 का 1, 2 इनमें करेंगे। अभिकथन दिया गया है शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति में अंगुली जैसे कई उभार नहीं होते। तो बेटा ऐसा तो नहीं है, शुद्धांत्र के अंदर ऐसे जो है फिंगर लाइक जो होते हैं स्ट्रक्चर, अंगुली जैसे उभार होते हैं, ठीक, जिनको हम विलाई कहते हैं। तो ये जो है क्या करते हैं? तो ये तो हो गया गलत। दीर्घरोम या विलाई अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है अवशोषण का इनके कारण वो बढ़ जाता है तो ये ठीक हो गया, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया A असत्य है किंतु R सत्य है तो D जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन है फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होता है। तो बिल्कुल ऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए धमनी में होता है। अब इसके सामने क्या है? फुफ्फुस है। जहां फुफ्फुस लग जाए वहां धमनी उल्टा काम करेगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे फुफ्फुस शिरा होता तो फुफ्फुस शिरा ठीक रहे होता। वैसे तो शिराएं जो है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर होता है लेकिन जो ये फुफ्फुस है ना ये उल्टा काम करती हैं। उसके बाद देखिए कारण क्या है? धमनी की गुहा संकरी होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, बहुत संकरी होती है, बहुत ही नैरो होती है तो ये ठीक है। तो इसका आंसर भी D हो जाएगा। A असत्य है किंतु R सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 15, अभिकथन क्या है? आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पोषी स्तर है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पोषी स्तर है, बिल्कुल ठीक है। और प्रथम पोषी स्तर के जीव स्वपोषी कहलाते हैं तो ये भी ठीक है और ये इसकी सही व्याख्या भी है, ठीक। तो ये जो है इसका आंसर A हो जाएगा कि ये सत्य है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन है वर्षण उदरीय गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, बाहर स्थित होते हैं, ठीक है। ये उदरीय जो गुहा है उसके अंदर नहीं होते। उसके बाद देखिए कारण क्या है? वर्षण शरीर के तापमान से कुछ कम तापमान पर शुक्राणु का उत्पादन करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर भी A हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 17 से 20 में 5 उपभाग हैं और इन प्रश्नों में से किसी भी 4 उपभाग के उत्तर की अपेक्षा की जाती है। तो आपको ये पैराग्राफ दिए होंगे, ये तो बेटा आपके लिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ो और आंसर लिख दो। अब देखिए, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। तो रुधिर में तरल माध्यम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का भी वहन भी रुधिर द्वारा होता है। अतः इसे एक पंप यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर के अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर के सभी ऊतकों तक भेज सके और एक तंत्र जो कि यह सुनिश्चित करता है कि यदि परिपथ में टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत की जा सके, ठीक है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में ज्यादा होता है। तो बिल्कुल धमनियों में बेटा ज्यादा होता है क्योंकि धमनियों में जो है ब्लड वो बहुत
आप कह सकते हो प्रेशर से पंप होता है। हृदय जो है बहुत प्रेशर से जो ब्लड है, रुधिर, उसको पंप करता है धमनियों के अंदर। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय यानी संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुस्थिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुस्थिलन दाब कहलाता है। और सामान्य प्रकुंचन दाब जो है वो कितना होता है 120 mm, और अनुशीतलन दाब जो है वो 80 mm होता है। आपको पता है ना, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है नॉर्मल 120/80। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं, तो रुधिर में तरल माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, ये आप पढ़ लीजिएगा। आंसर है इसका प्लाज्मा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन शरीर में संचारित होता है, तो ऑक्सीजन को शरीर में कौन संचारित करता है, हीमोग्लोबिन और आयरन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और आयरन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बेटा जो ऑक्सीजन संचारित करता है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को संचारित करता है। उसके बाद देखिए, ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, तो किससे भेजा जाता है, हमने पढ़ा था धमनियों के द्वारा। ठीक है, केवल फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, तो धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। नेक्स्ट है, मछलियों और मानव में रुधिर को पंप करने वाला अंग, तो मछलियों और मानव में देखो रुधिर को पंप करने वाला अंग जो है वो क्या है, हृदय है। और हृदय मछलियों में वो 2 कोष्ठ का होता है और मानव में 4 कोष्ठ वाला होता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है वह दाब कैसा होता है, वह दाब जो है वो धमनियों में अधिक और शिराओं में कम होता है, शिराओं में अधिक और धमनियों में कम, केवल रुधिर केशिकाओं में अधिक या केवल हृदय में अधिक। तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया धमनियों में ये दाब अधिक होता है और शिराओं में कम लगता है। ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 18 फिर से पैराग्राफ दिया गया है। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में कमी यह है कि इसमें हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका। ठीक है, तो हाइड्रोजन को मैंडलीफ की आवर्त सारणी में सही स्थान नहीं दिया गया क्योंकि इसकी जो गुण हैं वो धातुओं से भी मिलते हैं और अधातुओं से भी मिलते हैं। हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के यौगिक बनाने में हाइड्रोजन क्षार धातुओं से मिलती है, और दूसरी ओर हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु कणों के रूप में पाई जाती है। तो देखिए, ऑक्सीजन जो ये बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, बनाने में हाइड्रोजन जो है वो किससे मिलती है, क्षार धातुओं से मिलती है। और हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन की तरह द्विपरमाणु कणु, जैसे क्लोरीन ऐसे मिलता है तो हाइड्रोजन भी ऐसे मिलता है। तो यानी इसकी गुण धर्म जो है वो हैलोजन से भी मिलते हैं। और धातु तथा धातुओं के साथ मिलकर यह क्या बनाता है, सहसंयोजी यौगिक भी बनाता है। मैंडलीफ के वर्गीकरण में समस्थानिकों को स्थान नहीं मिल सका, तो क्योंकि मैंडलीफ की जो वर्गीकरण है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है, इसलिए समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं मिला है। अगर कार्बन 16 कार्बन जो है, देखिए कार्बन 12 होता है समस्थानिक और कार्बन 14 होता है, तो इसका कोई अलग अलग जगह नहीं है, इसकी केवल एक ही जगह है 6 नंबर पे। उसके बाद देखिए, लेकिन इस परमाणु क्रमांक जो है समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और परमाणु क्रमांक समान होने के कारण रासायनिक गुण उनके समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। कार्बन 30 जो है ये क्लोरीन है बेटा, कार्बन नहीं है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के समस्थानिकों का स्थान निर्धारित कीजिए। क्लोरीन के समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान क्रमशः 35 और 37 है, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या 17 है। तो परमाणु संख्या दोनों की 17 है, इसलिए क्या है, इनके रासायनिक गुण समान हैं। इनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होने पर भी इनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर नहीं रखा, क्योंकि इनके रासायनिक गुण समान हैं, इसलिए एक ही स्थान पर रख दिया गया। ठीक है, अब आंसर करेंगे। हाइड्रोजन क्षार धातुओं के समान हैलोजन के साथ संयोजन करता है, तो कौन सा जो है यौगिक होगा, तो हाइड्रोजन और X जो हैलोजन है, तो इसकी संयोजकता भी एक होती है, इसकी संयोजकता भी एक होती है, तो क्या बनेगा, HX जो है बनेगा। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तत्व P और Q के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6 और 7 हैं, 3 इन दोनों के परमाणु क्रमांक हैं, तो इसमें क्या होगा, तो देखिए ये जो है क्या है, ये समस्थानिक ही दिखाए गए हैं, और इनके क्या होंगे, इनके रासायनिक गुण जो है वो समान होंगे। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा रासायनिक गुण जो है समस्थानिकों के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैंडलीफ का वर्गीकरण इनके स्थानों को निर्धारित नहीं कर सका, तो मैंडलीफ का वर्गीकरण जो है किसके स्थानों को निर्धारित नहीं कर सका, हाइड्रोजन और समस्थानिक दोनों के ही स्थानों को निर्धारित नहीं कर सका, तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे,
हैलोजन की तरह भी हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन ऐसे मिलता है ना H2, तो ये क्या है? द्विपरमाणुक, 2 परमाणु है इसमें, तो ये द्विपरमाणुक अणु है। बी सही आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का 5th पार्ट है, हाइड्रोजन धातुओं और अधातुओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो हाइड्रोजन धातुओं और अधातुओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ठीक है, और क्या कहलाते हैं वो? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये उत्तल है, और ये है ये अवतल है, और ये क्या है? ये उत्तल है। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अवतल पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है और इसका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है। तो हमने किया, ये क्या है? ये अवतल दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ है ना ऐसे, और इसका वक्रता केंद्र जो है वो यहाँ होगा, और मुख्य फोकस भी कहाँ होगा? दर्पण के सामने होगा। ठीक है, फोकस कहाँ होगा? ये ऐसे जो है दर्पण के सामने होगा। अब उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, इसमें परावर्तक जो पृष्ठ होगा वो बाहर की ओर होता है। ये देखिए, ये बाहर की ओर हो गया। इसका वक्रता केंद्र और मुख्य दर्पण जो है फोकस वो दर्पण के पीछे होगा। तो यहाँ से जब आप ऐसे सर्कल बनाओगे तो ये इस तरह से जो है उसका इस तरह से बनेगा, तो ये भाग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक उत्तल दर्पण वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो उसका हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। तो फोकस दूरी जो है वो क्या होगी? F बराबर है R/2। ठीक है, तो ये क्या होगी? फोकस दूरी होगी। और उत्तल दर्पण में हमेशा चाहे कहीं पर भी वस्तु रखी हो, हमेशा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए, प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी है, अभी अभी हमने पढ़ा, तो कैसा है दर्पण? दर्पण उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ, उत्तल दर्पण कैसा होता है? जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ जो है वो कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है, और वक्रता केंद्र और दर्पण के पीछे होता है। ये बिल्कुल ठीक है, तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए चित्र में अवतल दर्पण को पहचानिए। तो इसमें कौन सा है अवतल दर्पण? तो ये जो है अवतल दर्पण है। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, और ये उत्तल दर्पण है, और ये जो है अवतल दर्पण है। नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किसमें किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग कार के अग्रदीप में, सौर भट्टी में, ए और बी दोनों में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार के अग्रदीप में भी किया जाता है और सौर भट्टी में भी किया जाता है। तो इसमें सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? उसका 2 गुना हो जाएगी, तो 30 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने पढ़ा ना कि F जो है वो किसके बराबर होती है? R/2 के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 20th। किसी परिनालिका, किसी विद्युत रोधी मोटे तांबे की तार को खोखले बेलनाकार फ्रेम पर पास पास लिपटने से अनेक फेरों वाली कुंडली है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और क्षेत्र परिनालिका के अक्ष के साथ, ठीक है, अक्ष के साथ इस प्रकार से होता है कि परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा जो है दक्षिण ध्रुव की तरह काम करता है। इस तरह परिनालिका का क्षेत्र छड़ चुंबक के समान होता है। ठीक, तो देखिए, विद्युत रोधी परिनालिका क्या है? पास पास लिपटने से अनेक फेरों वाली कुंडली है। तो यही पूछा गया है कि परिनालिका क्या है। तो परिनालिका, ये आप ऑप्शन सारे पढ़ के जो है बेटा तब कीजिएगा। तो यहाँ पर परिनालिका क्या है? किसी विद्युत रोधी मोटे तांबे के तार को खोखले बेलनाकार फ्रेम पे पास पास लिपटने से बनी अनेक फेरों वाली कुंडली है। तो डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, किसी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को कैसे जो है मापा जा सकता है? परिनालिका से प्रवाहित विद्युत धारा को बढ़ाकर इसको जो है बढ़ाया जा सकता है, या परिनालिका के प्रति इकाई, नंबर बी दिया गया है, परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई फेरों को संख्या बढ़ाकर, या परिनालिका से प्रवाहित विद्युत धारा और उसके प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या बढ़ाकर। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो उसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, और उसमें फेरों की संख्या कितनी है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है? परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के समान हो जाता है। तो देखिए, छड़ चुंबक के समान होता है।
ए इसका सही आंसर होगा। परिनालिका में क्या होता है, सिर्फ उत्तरी ध्रुव होता है, सिर्फ दक्षिणी ध्रुव होता है, दोनों ध्रुव होते हैं, या ध्रुव परिनालिका में होते ही नहीं? तो ऐसा तो नहीं है, जब हम उसको छड़चुंबक की तरह कह रहे हैं तो क्या होगा, दोनों ध्रुव होंगे। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी धारावाही परिनालिका की क्षेत्र रेखाएं यदि समांतर सीधी रेखाएं हैं तो उसका क्षेत्र होगा। तो किसी धारावाही परिनालिका की क्षेत्र रेखाएं यदि समांतर हैं तो उसका क्षेत्र क्या होगा, अक्षों के साथ होगा। ठीक है, जो मेन उसका एक्सिस होता है उसके जो है उसके साथ होगा। तो इसका ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, परिनालिका के अक्षों के साथ। तो ये थी बेटा आपके आज के जो है 1 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 2 के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और एमसीक्यूज की वीडियो जो है वो भी चैप्टर्स की ऑलरेडी अपलोडेड है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी ज़रूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।